अरे विद्या, जरा आवाज कम कीजिए। ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। मनोहर का इतना कहना था कि विद्या गुस्से से लाल हो गई। क्या अभी? आपको तो मुझसे बस परेशानी ही परेशानी है। आप क्या चाहते हैं? मैं दिन रात रसोई में खटती रहूं? अरे, मेरा मन भी करता है कि मैं कुछ अपने लिए समय निकालूं। तुम लोगों की नौकरानी वोकरानी नहीं हूं मैं। समझ आई बात? पत्नी विद्या की वाणी सुनकर मनोहर सख्ती में आ गया। अच्छा तो विद्या, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम सिर्फ यहाँ पर खटती रहती हो। कितने साधारण ढंग से मैंने तुमसे कहा कि आवाज़ थोड़ा कम करो, लेकिन तुम बात का बतंगड़ बनाकर मुझ पर ही बरस पड़ी। हाँ तो अब मुझे डिस्टर्ब मत करो बस। इतना कहकर विद्या फिर से अपनी नज़रें स्क्रीन पर गड़ा दी। सामने सोफे पर बैठे मनोहर कुछ काम कर रहे थे। टीवी की ऊंची आवाज़ उनके कानों में भी पड़ रही थी। बीच बीच में काम सी नज़र हटाकर वे विद्या पर डाल लेते। विद्या के चेहरे पर चढ़ते उतरते भाव से साफ पता चल रहा था कि विद्या इसमें कितनी खो चुकी है। सीरियल का असर उसके दिमाग के साथ सीमित नहीं था, वरन उसके अंदर भी हलचल मचा रहा था। सीरियल में बेटी अपनी मम्मी से सवाल जवाब कर रही थी। विद्या को उसके डायलॉग ज़रा भी पसंद नहीं आ रहे थे। वह बोली, देखो तो इसकी ज़बान कितनी तेज चल रही है। तुम किसकी बात कर रही हो? टीवी पर चल रही सीरियल की। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? सीरियल ही तो है। देखा नहीं इसकी हरकतें? अपनी बानी से कितनी मिलती हैं। पता नहीं क्यों हर समय तुम्हारे दिल और दिमाग पर बानी सवार रहती है। तुम्हें तो हर जगह आवाज़ उठाने वाली लड़की बानी दिखाई देती है। लगता है तुम हर नायिका में उसी का किरदार ढूंढती रहती हो। वह काम ही ऐसा कर रही है। खानदान की इज्जत उतार कर रखना चाहती है। भले ही तुम्हें उसकी हरकतों पर ऐतराज ना हो, लेकिन मैं उसे लेकर बहुत परेशान हूँ। विद्या, बानी जो करने जा रही है, आज वह समाज में आम बात हो गई है। तुम्हारे लिए हो गई होगी, मेरे लिए नहीं। एक उच्च कुल की ब्राह्मण लड़की होकर वह जनजाति समाज के लड़के से शादी करना चाहती है, और तुम्हें इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। अतुल बहुत समझदार है। उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। मानता हूँ कि कभी वे जनजाति समाज में रहते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति हमसे किसी भी हालत में कम नहीं है। अगर बानी उसके साथ खुश रह सकती है, तो हमें भी उसकी खुशियों में शामिल हो जाना चाहिए। जब पापा ही लड़की का इतना पक्ष ले तो बेटी को क्या चाहिए? वह तो कुछ भी कर सकती है। तुम इस बात में मुझे क्यों दोष दे रही हो? बानी ने अपने लिए लड़का खुद चुना है, लेकिन वह शादी भागकर नहीं कर रही है। इसी बात का तो मुझे दुख है। भागकर चली जाती तो कोई परेशानी ही नहीं होती। आज बाबूजी जिंदा होते, तब देखती तुम इस रिश्ते के लिए कैसे राजी होते। अरे विद्या, जो है नहीं उसके बारे में क्या सोचना। मैं तो वही करना चाहता हूँ जो मेरे बच्चों के लिए ठीक हो। तुम केवल अपने तक ही सोच रही हो। इससे पहले हमारी खानदान में किसी लड़की ने ऐसा काम नहीं किया। यह लड़की तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रहेगी। शायद पहले भी किसी में इतना हौसला होता तो वह भी कर लेता। इसके लिए भी सब्र और साहस दोनों ही चाहिए। हर किसी के बस का भी यह सब नहीं होता, कहकर मनोहर वहाँ से उठ खड़े हुए। विद्या समझ गई थी कि मनोहर से इस बारे में कुछ कहना बेकार है। वह जब भी बेटी को लेकर कुछ कहना चाहती, मनोहर उसे इसी तरह चुप करा देते। विद्या आगे कुछ न कहकर इस समय अतीत में उतरने लगी। उसे अपनी बेटी बानी का बचपन याद आने लगा। वह जानती थी बानी की हरकतें बचपन से हमेशा बहुत उच्च श्रृंखल थी। पढ़ाई लिखाई में वह उसका जरा भी मन ना लगता था। घर में हर कोई उसकी इस कमजोरी को जानता था। खासकर उसकी बुआ प्रिया को तो उसकी हरकतें ज़रा भी पसंद नहीं थी। उसके मायके आते ही विद्या बानी को ढूंढकर उसे पढ़ने बैठा देती। चुपचाप बैठकर पाठ याद करो। मैंने अपना सारा काम कर लिया है मम्मी, तभी तो कह रही हूँ बैठकर पाठ याद करो। इसके आगे बानी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। उसकी हरकतें देखकर
प्रिया भी भाभी को सुना देती। भाभी, तुम इस पर जरा भी ध्यान नहीं देती हो। तू ही बता प्रिया, मैं क्या करूं? मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ। मानती हूँ कि वह पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं है। वह एक औसत लड़की है और हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। यह बात बानी को अभी से समझ लेनी चाहिए। तुम कुछ समय के लिए मायके आई हो, यहाँ रहकर आराम करो, छोड़ो इन सब बातों को। विद्या बात को टालने की कोशिश करती। वह जानती थी कि बानी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, पर खेल कूद में और अन्य गतिविधियों में वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। खेलने के लिए भी जब वह दूसरे शहर जाना चाहती थी तो विद्या को यह बात बहुत अखरती थी। चुपचाप जो कुछ करना है घर में रहकर करो, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसी बातें करती हो मम्मी? मेरे साथ की सारी लड़कियां खेलने जा रही हैं, एक आप ही हो जो हर काम के लिए मना कर देती हो। कौन सा तुझे खेलकर गोल्ड मेडल मिलने वाले हैं? जब खेलने का मौका दोगी तो मेडल भी मिल जाएंगे। आप तो शुरुआत में ही साफ मना कर देती हो। बानी अपना तर्क रखती। हार कर विद्या मनोहर को समझाती। मनोहर, बानी बड़ी हो रही है, इस तरह उसका घर से बाहर रहना मुझे ठीक नहीं लगता। वह स्कूल की ओर से खेलने जाती है विद्या। उसके साथ मैडम और स्कूल की और भी लड़कियां हैं। वह अकेली थोड़ी ही है। पता नहीं आपकी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आती। विद्या, आज पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। बानी एक अच्छी खिलाड़ी है, उसे प्रदर्शन का मौका तो मिलना ही चाहिए। तुम्हारी छूट के कारण ही तो बानी मेरी एक बात नहीं सुनती। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम टेंशन मत लिया करो विद्या, हर बच्चे का अपना शौक होता है। लड़की अपना शौक मायके में ही तो पूरा करती है। मनोहर बोले तो विद्या चुप हो गई। समय के साथ बानी जवान हो रही थी और उसके व्यवहार में भी बहुत खुलापन आ गया था। वह कहीं जाती तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत तक नहीं महसूस करती। विद्या ने उसे कई बार टोका, बानी, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही हो। तभी तो कहती हूँ मम्मी, अब हर बात पर टोकना छोड़ दें। कम से कम बता तो दिया करो तुम क्या कर रही हो। अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ, कहकर बानी चली गई। उसके ऐसे व्यवहार के कारण विद्या कभी कभी बहुत परेशान हो जाती। मनोहर उसे समझाते, तुम बानी पर विश्वास रखो, वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी। मुझसे तो वह कभी सीधी मुंह बात ही नहीं करती। तुम उसके साथ प्यार से पेश आया करो तो वह भी तुमसे अच्छे ढंग से बात करेगी। मुझसे तो कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती। मैं माँ हूँ, मुझे हर वक्त उसकी चिंता लगी रहती है। मैं भी उसकी फिक्र करता हूँ, वह मेरी भी तो बेटी है। वह आपकी छूट का बहुत नाजायज फ़ायदा उठा रही है। मैं तो ऐसा नहीं समझता भाई। जब कभी बानी को लेकर मनोहर और विद्या में बहस होती, मनोहर हमेशा बेटी का पक्ष लेकर पत्नी को चुप करा देते। यह बात बानी भी बखूबी जानती थी। इसी वजह से वह कोई भी बात मम्मी को बताने की ज़रूरत तक ना महसूस करती। हाँ, पापा को अपने प्रोग्राम के बारे में ज़रूर बता देती। 12th पास करते ही बीकॉम में आकर बानी की नज़दीकियाँ अपनी सहेली जया के भाई अतुल के साथ बढ़ने लगी थी। जया उसकी सहपाठी थी। कभी कभार उसके साथ बानी उनके घर चली जाती। वहीं पर उसकी मुलाकात अतुल से हुई। मुलाकातें घर तक सीमित न रहकर घर से बाहर भी बढ़ने लगी। जान पहचान पहले दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई, बानी को पता ही नहीं चला। अतुल ने अपने प्यार का इजहार बानी के सामने कर दिया था। पापा की बात को ध्यान में रखते हुए बानी ने अभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी। वह पहले इसके लिए माहौल बनाना चाहती थी और तब घर वालों से इस बारे में बात करना चाहती थी। वह सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। अतुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। कभी कभी वह बानी को छोड़ने घर भी आ जाता। उसकी दोस्ती पर मनोहर और विद्या को कोई ऐतराज न था। यह बात बानी पापा को पहले ही कह चुकी थी कि अतुल उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तब मनोहर ने उसे समाज की ऊंच नीच समझा दी थी। बानी, तुम एक ब्राह्मण परिवार से हो और अतुल
जनजाति समाज से हैं। बेटी, तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। पापा, मैं छोटी बच्ची थोड़ी ही हूँ। आपके कहने का मतलब मुझे समझ में आ रहा है। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ, कल को ऐसा ना हो कि तुम मेरी दी हुई छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कोई गलत कदम उठा लो। मुझे पता है पापा, कहकर बानी ने बात टाल दी थी। विस्फोट तो उस वक्त हुआ जब एक दिन अतुल बानी को घर छोड़ने आया। उस समय प्रिया भी घर आई हुई थी। बानी को अतुल के साथ बेफिक्र होकर बाइक पर बैठी देखकर विद्या भड़क गई। प्रिया को भी अच्छा नहीं लगा। उसके कुछ कहने से पहले ही विद्या बोली, बानी, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? तुम क्या कर रही हो? सारा मोहल्ला तुम्हें इस हालत में देखकर क्या सोचता होगा? अतुल के सामने मम्मी ने जब यह बात कही तो बानी उसे सह न सकी और बोली, आप जानती हैं अतुल मेरा दोस्त है, तो क्या दोस्तों के लक्षण इस तरह के होते हैं? जमाना बहुत बदल गया है मम्मी, अब पहले वाली बात नहीं है। आज लड़के और लड़की की दोस्ती को बुरी नज़र से नहीं देखा जाता। वे आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा नया जमाना तुम्हें ही मुबारक हो बानी, जो तुम सबको इतनी बेशर्मी की छूट देता है। आपको हमारी दोस्ती पर ऐतराज़ है ना मम्मी? तो ठीक है, हम शादी कर लेंगे, तब तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। अतुल, तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? बानी ने पूछा। प्रिया के सामने मम्मी बेटी की बहस में अतुल चुप रहा। इस समय कुछ कहकर उनका गुस्सा बढ़ाना नहीं चाहता था। वह कभी विद्या आंटी का मुंह देख रहा था तो कभी प्रिया बुआ का। चुप कर, जो मुंह में आ रहा है वह बके जा रही है। प्रिया जोर से बोली, आंटी ठीक कह रही है, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और उनका मान भी रखना चाहिए। कहकर अतुल दरवाजे से ही लौट गया। बानी भी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में आ गई। प्रिया ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और घर लौट गई। अगर वह कुछ देर और वहाँ रुकती तो शायद बात बहुत बढ़ जाती। बानी की हरकतें देखकर विद्या आज बहुत परेशान थी। बानी के कहे शब्द विद्या के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वह बड़ी बेसब्री से मनोहर के ऑफिस से वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। शाम को 6 बजे मनोहर घर आए। आते ही उन्होंने विद्या से पूछा, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यह तो तुम अपनी बेटी से पूछो। हुआ क्या है? मनोहर बोले तो विद्या ने पूरी बात बता दी। बानी ने गुस्से में कह दिया होगा, मैं जानता हूँ वह ऐसा नहीं कर सकती, तुम उससे खुद ही पूछ लो। कहकर पैर पटकते हुए विद्या वहाँ से हट गई। विद्या के जाते ही बानी खुद ही पापा के पास आ गई। मनोहर ने पूछा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ बानी? आपने ठीक सुना पापा। क्या कह रही हो तुम? पापा, मुझे अतुल बहुत पसंद है। सब कुछ जानकर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। आपको समाज की परवाह है, मुझे नहीं। तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता बानी। साथ तो आपको देना ही होगा पापा। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अतुल से, और वह भी आपकी सहमति से। कहकर बानी वहाँ से चली गई। मनोहर को उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना सब होने पर भी मनोहर ने धैर्य नहीं खोया। विद्या बोली, सुन ली अपनी लाडली की बातें? मनोहर ने समझाया, हमें बानी को कुछ समय देना चाहिए। हो सकता है उसने जज्बात में बहकर ऐसा कह दिया हो। मैं तो आपको शुरू से ही कह रही थी कि मुझे बानी का अतुल से मेलजोल कतई पसंद नहीं है। मैंने उससे इस बारे में बात की थी। उसने अतुल को केवल अपना दोस्त बताया था। पता नहीं आप उसकी हर बात को आंख मूंद कर कैसे सच मान लेते हैं। तुम थोड़ा सब्र रखो विद्या, देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक होने के लिए बचा ही क्या है? बानी हमारी बेटी है, दुश्मन नहीं। लेकिन काम तो वह दुश्मनों से भी बुरा कर रही है। कहकर विद्या किचन में आ गई। उस दिन के बाद से अतुल कभी बानी को छोड़ने घर नहीं आया। अक्सर बानी ही उससे मिलने चली जाती। मनोहर ने बानी को सोचने के लिए पूरा 1 साल का इंतज़ार किया, लेकिन बानी ने अपना फैसला नहीं बदला। पापा, मैं अतुल से ही शादी करूंगी। मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता बानी। तुम चाहो तो कोर्ट मैरिज कर सकती हो। पापा, मुझे यह सब करना होता तो मैं बहुत पहले ही कर लेती। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी खुशी में शामिल हों।
मुझसे नहीं होगा बेटा। अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई और खुशी नहीं होती है पापा। तुम्हारे इस फैसले से पूरा परिवार नाखुश है। मुझे उनकी नहीं, आपकी परवाह है पापा, कहकर बानी वहाँ से चली गई। इस बारे में विद्या से उसकी पहले ही बहुत बहस हो गई थी। बानी जानती थी यदि पापा मान गए तो मम्मी को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। अतुल के घर वालों को इस रिश्ते पर ऐतराज न था। उन सभी को बानी बहुत पसंद थी। बानी के घर में सामाजिक मर्यादाओं को लेकर ही अड़चन थी। मनोहर जानते थे कि अपनी बिरादरी में भी उन्हें अतुल जैसा नेक और सुलझा हुआ दामाद नहीं मिल सकता। बानी ने भी हार नहीं मानी। मनोहर ने जब भी उसे समझाना चाहा, उसका एक ही जवाब होता, मैं अतुल के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बेटी की जिद के आगे आखिर मनोहर और विद्या को झुकना पड़ा। रिश्तेदारों में बड़ी थू थू हुई। बेटी की खुशी की खातिर मनोहर ने सादे समारोह में बानी और अतुल की शादी करा दी। हर कोई विद्या की परवरिश को ही दोष दे रहा था, जिसमें बेटी को इतनी छूट दे रखी थी। अच्छे प्रतिष्ठित ब्राह्मण खानदान की बेटी इस तरीके से जनजाति परिवार में चली जाएगी, यह बात उनके गले से नीचे ही नहीं उतर रही थी। पीठ पीछे सब चटकारे लेकर बातें बना रहे थे। प्रिया के लिए यह सब सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। रिश्तेदार मनोहर से तो कुछ ना कहते, लेकिन प्रिया को खूब सुना कर चले जाते। प्रिया का मन इस शादी में शामिल होने का जरा भी नहीं था, मगर आकाश की जिद के कारण प्रिया को भी इस शादी में शामिल होना पड़ा था। मनोहर ने कुछ गिने चुने लोगों को भी समारोह में बुलाया था। बिरादरी में बड़े दिनों तक इसकी चर्चा होती रही और धीरे धीरे सब चुप हो गए थे। बानी अतुल के साथ बहुत खुश थी। अब विद्या भी अपनी नाराजगी भूलकर उनकी खुशियों में शामिल हो गई। लेकिन प्रिया को यह बात बहुत अखर गई थी कि बानी ने अपनी बिरादरी से बाहर जाकर जनजाति समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अतुल से शादी की थी। उसे अपने खानदान पर बहुत गरूर था। बानी ने अतुल को अपनाकर उसके खानदान के मान को ठेस पहुंचाई थी। जब कभी प्रिया इस बारे में सोचती तो उसे मन ही मन बहुत परेशानी होती। बानी की शादी को पूरे 3 बरस हो गए थे। आज भी घर पर प्रिया से मिलने जो भी रिश्तेदार आता, वह किसी न किसी बहाने उसका जिक्र जरूर छेड़ देता। दोपहर में प्रिया के मामा आए थे। उन्होंने भी मनोहर और बानी को लेकर प्रिया को काफ़ी कुछ कहा। वह चुपचाप रहे। कुछ बोलकर वह अपनी खीज मामा के सामने नहीं उतारना चाहती थी, लेकिन जब भी वह मायके जाती इस बात का जिक्र मनोहर भैया और विद्या भाभी से जरूर कर देती। प्रिया की जली कटी बातें वे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। मामा जी के जाने के बाद प्रिया के दिमाग में बहुत देर तक मायके की घटनाएं चलचित्र की तरह घूमती रही और काफ़ी समय तक वहां भटकने के बाद वह वर्तमान में लौट आई थी। आकाश उसे आवाज़ दे रहे थे, कहाँ हो प्रिया? याद है आज एक शादी के रिसेप्शन पर जाना है। मुझे याद है, लेकिन अभी तो उसमें बहुत समय है, कहकर प्रिया उठी और शादी में जाने की तैयारी करने लगी। सारी पुरानी बातों को झटक कर वह तैयार होने में व्यस्त हो गई। रात के 8 बजे दोनों घर से निकले। संयोग से वेडिंग पॉइंट में उनकी मुलाकात सबसे पहले मनोहर भैया और विद्या भाभी से ही हो गई। प्रिया ने पूछा, आप कब आई भाभी? बस अभी आई। चलो पहले दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे दे, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, कहकर विद्या और प्रिया स्टेज की ओर बढ़ गए। ग्रुप फोटो के बाद वे नीचे आए और एक किनारे में बैठ गए। तभी वहाँ पर बानी और अतुल भी आ गए। उन्हें देखकर प्रिया बुरी तरह चौंकी। दोनों ने बढ़कर बुआ का अभिवादन किया। बदले में प्रिया ने सिर पर हाथ रखकर उन्हें शुभकामनाएं दी। तुम कब आई? कल रात आई थी और कल सुबह वापस जाना है। मम्मी पापा के कहने पर हम यहाँ आ गए। बुआ के तेवर देखकर बानी ने अपनी सफाई दी। प्रिया के चेहरे को देखकर साफ झलक रहा था कि उसे बानी और अतुल का इस तरह आना अच्छा नहीं लगा था। भाभी आपने बताया नहीं? हम अभी तो मिले हैं प्रिया, बात करने की फुर्सत कहाँ लगी जो तुम्हें घर के बारे में कुछ बताती, प्रिया ने कहा।
अतुल के आगे बढ़ते ही प्रिया बोली, सच में भाभी, आपका दिल बहुत बड़ा है। बच्चों के लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है प्रिया। उनकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कोई खुशी नहीं है। बातों का रुख अपनी ओर होता देख बानी ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और वह बुआ और मम्मी के बीच से हटकर दूसरी ओर बढ़ गई। बानी को जाते देखकर मनोहर ने अंदाजा लगा लिया कि प्रिया जरूर उसे आज फिर कुछ ना कुछ सुनाने से बाज नहीं आएगी। वे झट से प्रिया के पास पहुंच गए और बोले, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था प्रिया। क्यों भैया, मेरे साथ आओ। आज मैं तुम्हें एक खास व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ। किससे भैया? तुम खुद ही देख लो। मनोहर के आग्रह पर प्रिया उनके साथ चली गई। विद्या भी बानी के साथ आ गई। मनोहर ने प्रिया को रवि के सामने खड़ा कर दिया। कैसी हो प्रिया? रवि ने पूछा। बरसों बाद उसे अचानक यूं अपने सामने देखकर प्रिया को अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हुआ। तुम अचानक यहाँ? अपने ऑफिस की सहयोगी की बेटी की शादी में आया हूँ। भाई साहब को देखकर मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। उन्होंने तुमसे मिला ही दिया। तुम भाई साहब को कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हें कभी उनसे नहीं मिलाया। ज़रूरत इंसान से सब कुछ करा लेती है प्रिया, बस यही समझ लो। कहकर रवि ने इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया। वे दोनों बातें करने लगे। पुरानी यादों को ताज़ा करके दोनों ही भावुक हो गए। रवि और प्रिया दोनों ग्रेजुएशन में एक साथ पढ़ते थे। प्रिया ब्राह्मण परिवार से और रवि राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। रवि ने उसे जताया भी था, प्रिया, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन प्रिया अपनी ज़बान से कभी उसे कह ही नहीं पाई कि वह भी उसे बहुत चाहती है। रवि की दिली इच्छा थी कि वे दोनों अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताएं। उसने प्रिया से बहुत आग्रह किया कि वह इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, लेकिन समाज के डर से प्रिया अपनी भावनाओं को कभी इजहार ही नहीं कर पाई। रवि ने उसे समझाया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं प्रिया। तुम चाहो तो हम एक नई जिंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। तुम तो मेरी पारिवारिक परिस्थितियों को जानते हो। बापूजी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। प्रिया हर बार एक ही बात दोहरा देती। वह जानती थी कि बाबूजी के सामने उसकी पसंद का कोई मोल नहीं होगा। रवि भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। प्रिया को पाने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। बहुत सोच समझकर उसने अपनी इच्छा मनोहर भाई साहब से साझा की थी। मनोहर ने भी अपनी मजबूरी बता दी थी। रवि, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई तो रास्ता तो होगा। एक ही रास्ता है। यदि प्रिया बाबूजी के सामने अपनी पसंद का इजहार करे और अपने निर्णय पर अड़ी रहे तो हो सकता है बाबूजी मान जाएं। आपको लगता है कि प्रिया ऐसा करेगी? तुम उससे बात करके तो देखो, हो सकता है कि उस पर कुछ असर हो जाए, मनोहर ने समझाया। मनोहर रवि की भावनाओं की बड़ी कद्र करते थे। उसने समझदारी दिखाते हुए प्रिया से पहले उन्हें विश्वास में लिया था। मनोहर के कहने पर रवि ने अपनी भावनाओं का इजहार प्रिया के सामने कर दिया था। प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता रवि, बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। मैं अपने बापूजी को अच्छी तरह जानती हूँ। वह बिरादरी से बाहर मेरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। प्रिया, मेरी खातिर एक बार फिर से सोच लो। यह हम दोनों की ज़िंदगी का सवाल है। रवि, बाबूजी को बेटी से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। वह बेटी का दुख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, पर इज्जत खोने का भय उन्हें जीने नहीं देगा। रवि ने उसे बहुत समझाया, लेकिन प्रिया परिवार के खिलाफ जाकर शादी के लिए तैयार नहीं हुई। रवि ने यह बात मनोहर भाई को बता दी थी। रवि, मैं प्रिया का साथ जरूर देता यदि वह खुद अपना साथ देने के लिए तैयार हो जाती। मैं मजबूर हूँ, कहकर मनोहर ने रवि को समझाया। उसके बाद वह शहर छोड़कर कहीं चला गया। प्रिया के दिल में रवि से बिछड़ने की बड़ी कसक थी, पर वह किसी भी कीमत पर बगावत करने के लिए तैयार नहीं थी। बापूजी ने अपनी बिरादरी में अच्छा लड़का देखकर आकाश से उसकी शादी करा दी थी।
धीरे धीरे प्रिया के दिल से रवि की यादें धूमिल सी हो गई थीं। आज वह सब फिर से ताजा हो गई। मनोहर भाई के आ जाने से दोनों अतीत से बाहर आ गए। रवि, तुमने अपनी घर गृहस्थी बसाई या नहीं? मनोहर ने पूछा। जी, गृहस्थी तो तब बसती जब आप मेरा साथ देते, रवि हंसकर बोला। तभी किसी ने रवि को आवाज़ लगाई और वह उनसे विदा लेकर चला गया। रवि की बात सुनकर प्रिया आसमान से जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो क्या भाई साहब उसके बारे में सब कुछ जानते थे? प्रिया की हालात से मनोहर भी अनभिज्ञ न थे। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, जो कुछ तुमने नहीं बताया मुझे वह सब रवि ने बता दिया था। बानी में मुझे हमेशा तुम ही नजर आती रही प्रिया। बस अंतर इतना था कि बानी में साहस के साथ बात मनवाने का हौसला था। उसने बड़ी हिम्मत से सारी परिस्थिति का मुकाबला किया। आज हम सब खुश हैं। मुझे उसके निर्णय पर गर्व है। काश तुम भी इतनी हिम्मत दिखा पाती। भाई साहब, जो हो गया उस पर क्या पछताना। शायद वक्त को यही मंजूर था। प्रिया सिर झुकाकर बोली। इस समय उसमें इतना साहस नहीं था कि वह भाई साहब से गर्दन उठाकर बात कर पाती। आज वह अपने आप को बानी के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। किसी तरह प्रिया ने भाई के साथ खाना खाया और भाभी और बानी से मिले बगैर घर वापस लौट आई। आकाश महसूस कर रहे थे कि प्रिया आज बहुत चुपचाप सी है। क्या हुआ प्रिया? कुछ नहीं। लगता है बानी के कारण तुम्हारा मूड खराब हो गया है, आकाश ने झिझकते हुए कहा। उसे डर था कहीं बानी का नाम सुनकर प्रिया भड़क ना जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे देखकर मुझे भी अच्छा लगा। अब सोचती हूँ मेरी सोच कितनी संकुचित थी। ऐसी बात सोचकर मन छोटा ना करो। इरादा पक्का हो तो इंसान एक दिन सबको मना ही लेता है। बानी ने यही सब तो किया। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? कहकर प्रिया ने गहरी सांस ली। मनोहर भैया के कहे हुए शब्द अभी तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। सच में भैया कितने महान हैं, वह बुदबुदाई। आंसू की 2 बूंदें उसकी आंखों के कोरों पर अटक गए, जिसे वह बड़ी सफाई से आकाश से छिपाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली नई कहानी से।